दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम ठीक होंगे और बढ़िया से तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा आपको पता है कि हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, उससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं और आज हमारी 6ठी वीडियो है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भाग 3, भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरह से देख लेना, उसी के बाद आप तीसरी वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा जो आज का जो विषय है वो है भाग 3, संविधान का भाग 3, जिसका जो नाम है वो है मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। और वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमें देखने को मिलता है। एक बार भाग 1 और भाग 2 पर नज़र मार लेते हैं। भाग 1 हम रिवीजन के लिए हल्का सा देख लेते हैं। भाग 1 और भाग 2 ये हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 का नाम था संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा टॉपिक था नागरिकता। ठीक है, ये हमने अनुच्छेद देखा था 1 से 4 तक, और ये 4 के बाद ये देखा था हमने 5 से 11 तक। ठीक है, अब भाग 3 आ जाता है। ठीक है, मूल अधिकार, इसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। ये हमारा हो जाएगा 12 से 35 तक, यानी आज आपके 1 से लेकर 35 तक अनुच्छेद उंगलियों पर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमारा जो विषय होगा वो होगा मूल अधिकार। तो आज हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे मैं बता देता हूँ। मूल अधिकार, मूल अधिकार होता क्या है, कानूनी अधिकार क्या होता है, संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हैं, जब संविधान बना था उस समय कितने प्रकार के अधिकार थे, आज कितने अधिकार हैं, कानूनी अधिकार क्या होता है और ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका अन्य नाम क्या है। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थिति है जब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किसके पास ये अधिकार होता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सके, जो कुछ विशेष परिस्थिति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, सबसे पहले देखते हैं अधिकार होता क्या है। अधिकार, देखो अधिकार की एक साधारण सी अगर परिभाषा कहें तो ऐसी स्वतंत्रता अधिकार कहलाती है जो से वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। मैं लिख देता हूँ, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। देखो अधिकार एक ऐसी स्वतंत्रता, यानी अधिकार एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है, लेकिन कैसी, जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाए तो वो हमारा अधिकार बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार 2 होते हैं, जैसे देखते हैं। अधिकार अगर हम बात करें, अधिकार, देखो अधिकार को इंग्लिश में हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैं मौलिक अधिकार के लिए FR शब्द का यूज करूंगा तो कंफ्यूज मत होना। FR का मतलब होगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो अधिकार की बात करें तो 2 तरह के संविधान में हमें अधिकार देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और एक मिलते हैं अदर देन फंडामेंटल राइट्स। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, राइट्स माने अधिकार और फंडामेंटल यानी मौलिक या मूल अधिकार। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये हमें पूरे भाग 3 में देखने को मिलते हैं। भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। इस श्रेणी में जितने भी अधिकार आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब यदि ये फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये क्या है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इसमें हम 3 अधिकार ऐसे हैं जिसमें हम इधर देखते हैं। देखो ये तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन इन अधिकारों को हम कानूनी अधिकार बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें है 300A अनुच्छेद, ये है आर्टिकल या फिर अनुच्छेद, में लिख देता हूँ अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 326। ये 3 कानूनी अधिकार हैं। तो इनके बारे में बता देता हूँ, इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक 12 से लेकर 35 तक एक एक अनुच्छेद की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्हें भी कर लेते हैं। अदर देन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये मैं बता दूँ। अनुच्छेद 301 क्या है, देखो मूल संविधान एक होता है। मूल संविधान मैं यहाँ लिख देता हूँ। मूल संविधान पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 हमारे पास मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे, 7। और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार या
मूल अधिकार। तो मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, जिनकी चर्चा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो कम हुआ है ना वो यही वाला है। तो क्या गया था, यानी हमारे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो था ये संविधान संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का। तो इसे वहाँ से हटाकर 301 में रख दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में जो अनुच्छेद 31 था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया था 301 में। और भाग है ये 12, भाग 12 में अनुच्छेद 31 को हटाकर 300A में रख दिया गया। तो इस समय क्या है, ये कानूनी अधिकार है, लेकिन 1978 से पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब ये क्या है, देखो भाग 13 में, ये भाग 13 में है, ये भाग 12 में है, ये भाग 13 में है। ये क्या है, ये है भारतवर्ष में व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, यानी संपूर्ण भारत में, लिखो क्या बस ऐसे समझ लेना, ये संपूर्ण भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य करने का आपका एक अधिकार है जो कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब आता है 326, ये भाग 15 में, भाग 15 में। ठीक है, वयस्क मत अधिकार। देखो भाग 15 है, निर्वाचन से संबंधित है, हम पढ़ चुके हैं भाग, जितने भाग है संविधान में 22 भाग आपको पता है, तो उनकी डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं। तो भाग 15 में 326 वयस्क मत अधिकार, तो ये भी एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। वाणिज्य व्यापार करने का अधिकार भी कानूनी अधिकार है। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार है, जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में अनुच्छेद 31 को हटाकर यहाँ पे डाला गया, तो वो भी एक कानूनी अधिकार है। तो ये तीनों अधिकार कानूनी अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेद 300A, 301 और 326। 326 तुम्हारे वयस्क मत अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 301 तुम्हारा व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है भाग 13 में, और भाग 12 में अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था और आज के समय में कानूनी अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में वहाँ से हटा दिया गया और भाग 12 में ऐड कर दिया गया था 300A। देखो जब A, B, C ऐसे करके आ जाए तो समझ देना कि ये मूल संविधान में नहीं थे, इसके जो बाद में इसको ऐड किया गया था संविधान से। तो ठीक है, अब हम देखेंगे डिटेल। अधिकार की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी। अधिकार क्या होता है? एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो, ऐसी स्वतंत्रता जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। वैधानिक संरक्षण का मतलब कानूनी संरक्षण जिसे प्राप्त हो, एक ऐसी स्वतंत्रता तुम्हारा अधिकार कहलाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में जो सर्वाधिक सहायक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में जो सर्वाधिक सहायक है, या फिर उसका सर्वांगीण विकास करने में जो स्वतंत्रता उसे मिलती है, वो मौलिक अधिकार कहलाती है। देखो मौलिक अधिकार में क्या होगा, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसे ना तो कानून छीन सकता है और ना ही जनता या फिर पब्लिक तुमसे छीन सकती है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो हमने पढ़े थे, कानूनी अधिकार सरकार एक बार को रोक लगा सकती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों पर भी रोक लग जाती है, वो हम अंत में पढ़ेंगे कि क्या क्या परिस्थिति होती है जब किस और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित या फिर मतलब कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार और मौलिक अधिकार की डेफिनेशन मैंने बताई है। ये एक वैधानिक संरक्षण प्राप्त करने वाली स्वतंत्रता है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने वाली या फिर सर्वांगीण विकास, देखो सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्रता होती है। ठीक है, सर्वांगीण विकास क्या होता है? देखो सर्वांगीण विकास की बात करें तो यानी आदमी का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के अगर विकास की बात करें तो वो सर्वांगीण विकास में आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी विकासों को करने वाली जो स्वतंत्रता होती है वो हमारी मूल अधिकार होती है, और एक सामान्य सी स्वतंत्रता जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो वो हमारा अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या क्या है। मैं इसे साफ कर देता हूँ। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 इन दो पे चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। दोनों याद रखना, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 एक साथ याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा या अल्पीकरण की बात की गई है।
विधि की परिभाषा या विधि के अल्पीकरण की चर्चा की है। देखो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में लिखा गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और कौन कौन कानून बना सकता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करें तो इसमें संसद के द्वारा, संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, विधानमंडल, विधानमंडल भी राज्य की श्रेणी में आता है। विधानमंडल के दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद, वे दोनों इसमें आ जाएंगे। और इसके साथ साथ तुम्हारे लोकल प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका आदि। और इसके साथ साथ लोकल बॉडीज़ जैसे कि तुम्हारा ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ईटीसी या फिर तुम्हारा एलआईसी है, ये भी राज्य की श्रेणी में आती हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके बाद वो सब राज्य हो जाते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित कर दे कि ये राज्य हैं और ये सब लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। अपने से संबंधित जनता की भलाई के लिए ये लोग कानून बना सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा में संसद आ जाते हैं, संसद के दोनों सदन आ जाते हैं, विधानमंडल, विधान परिषद और विधान सभा आ जाती है, नगर निगम आ जाता है, नगर पालिका आ जाती है इसमें, और प्राधिकरण वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, ओएनजीसी, सेल, एलआईसी, बैंक वगैरह, ये सब ये भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है 13, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। विधि की परिभाषा में क्या कहा गया है, देखो, सरकार के द्वारा जारी शासनादेश, सरकार के द्वारा जारी शासनादेश, गवर्नमेंट आदेश। ठीक है, कोर्ट के द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश। कौन सा आदेश, प्रशासनिक आदेश। सरकार के द्वारा शासनादेश, कोर्ट के द्वारा प्रशासनादेश, और ये तुम्हारा संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल के द्वारा अधिनियम, ये सभी जो हैं विधि की परिभाषा के श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा जारी आदेश, इनके कोर्ट के द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश, संसद या विधानमंडल के द्वारा अधिनियम, ये सब क्या हैं, ये सब विधि हैं। इनके द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वो सब विधि कहलाते हैं। अब बात आती है विधि के अल्पीकरण क्या है। देखो, विधि का अल्पीकरण क्या होता है। विधि का अल्पीकरण ये होता है कि यदि संविधान लागू होने से पहले कोई नियम या कानून हमारे यहाँ लागू है तो वो जब तक लागू रहेगा जब तक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। यदि किसी कारणवश कोई भी हमारा जो नियम या कानून है उससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है या निलंबन होता है तो वो हमारा कानून एकदम निरस्त माना जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा। विधि क्या होती है, तो इन सब के द्वारा जो जारी आदेश होते हैं वो विधि कहलाता है। और विधि के अल्पीकरण की बात की गई। विधि का अल्पीकरण मैंने बताया कि मतलब कोई भी कानून यदि किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करता है तो उसको एकदम निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में संसद, विधानमंडल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 12-13 हो गया, 14 से 35 तक के अनुच्छेद। ठीक, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इस समय 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 थे और एक मैंने बताया था जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31, वो इस समय हमने कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो देखते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, 19 से 22 तक, 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। इसके बाद आ जाता है संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। इसके बाद 31 गायब हो चुका है, कानूनी अधिकार बना देगा, यह है अनुच्छेद 32। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक, संस्कृति 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या है, इसमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब समान है। ये कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के लिए सब बराबर है। अनुच्छेद
15 में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, इस पर तो एक मूवी बनी है, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है केवल राज्य के जो नागरिक हैं केवल उनके नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल इनके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में समान अवसर, इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 में लिखा है, सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों पर रोक। उपाधियों पर रोक, इसको सही लिख देता हूँ मैं। उपाधियों पर रोक, देखो इसमें बताया गया, अनुच्छेद 18 में बताया गया कोई भी व्यक्ति अपने साथ उपाधि, कुछ जन्मजात उपाधि होती हैं, जैसे स्वतंत्रता से पहले जो कुछ राजा महाराजाओं के बेटे होते थे, जैसे कि राय बहादुर, राज बहादुर, राजकुमार, इस तरह की उपाधि उन्हें दी जाती थी, लेकिन आज के समय में वो सब रोक लगाती है। ठीक है, सिर्फ इसमें 2 तरह की उपाधि आपको ले सकते हैं। एक तो शैक्षिक संबंधी, शिक्षा से संबंधित उपाधि आप लगा सकते हैं, और आप सेना में यदि हैं तो सेना में कुछ उपाधियाँ भी आपको मिली है तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा अपने नाम के साथ आप किसी प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं करते। तो हमने देखा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 में विधि के समक्ष सब समान है, कानून के लिए सब समान है। एक बार में देखो इनको याद करते हैं। 15 में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेद नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के पास समान अवसर, सरकारी नौकरी में सबके समान अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। और 18 में उपाधियों पर रोक। ठीक है, तो अगला देखते हैं समता का अधिकार, अगले वाला देखते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इससे पहले हमने देखा था समता का अधिकार जो 14 से 18 तक था, और यह है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो इसमें 19, 20, 21 और 22 4 इसमें अनुच्छेद है। मैंने चीज़ें पहले लिख ली ताकि ये समय वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, समय ज़्यादा ना खींचे। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला क्या बोलते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की व्यवस्था। तीसरा, संगठन बनाने की व्यवस्था। और जो चौथी है वह घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं पर निवास करने की, और पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है यह हमें अनुच्छेद 21 में मिलती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन बनाने की, घूमने फिरने की, निवास करने की और व्यापार करने की। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ये 7 थी। जमीन खरीदने की और बेचने की भी इसी में था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बाद संविधान के किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलती है? अनुच्छेद 19 में। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध के समय संरक्षण, यानी दोषी, यदि आप दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो उस समय आपके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो उसमें 3 प्रकार की बातें उन्होंने कही गई है। पहली बात यह की गई है कि यदि आप एक दोष करते हैं तो उसके लिए एक बार आपको दंड दिया जाएगा। एक दोष करने पर आपको, या एक अपराध करने पर आपको एक से अधिक बार अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, ना ही उसका एक से अधिक बार दंड दिया जाएगा। तो एक अपराध करने पर एक बार आपको सजा मिलेगी। दूसरी बात यह कही गई है कि आप स्वयं के खिलाफ गवाह प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, ये दूसरी बात इसमें कही गई। तीसरी बात ये की गई है, यदि कोई भी कानून आज के समय में लागू होता है तो आज के समय के हिसाब से ही आपको जो है वो दंड दिया जाएगा, पुराने समय से कोई दंड नहीं दिया जाएगा। 3 बातें इसमें कही गई थी। ठीक है, आप खुद के समक्ष गवाह प्रस्तुत नहीं हो सकते, और यदि कानून आज लागू है तो आज के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, और एक अपराध करने पर आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा। तो 3 प्रकार की जो बातें इसमें की गई है दोष सिद्ध के समय, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। अब देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये कहती है कि जीवन पृथ्वी पर सबको, जितने भी जीव है उनको जीने का अधिकार है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये अनुच्छेद 21 कहता है सबको जीने का अधिकार है। इस पृथ्वी पर सबको जीने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में दोष सिद्ध होने के समय आपके पास कौन कौन से अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक सबको जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में
अधिकार, गिरफ्तारी के समय में अधिकार आपके पास कौन कौन से होंगे, यदि आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपके समक्ष कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें लिखा गया है गिरफ्तारी के समय जब आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको पूर्ण विवरण बताना होगा, रीज़न बताना होगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात, आपको अपने पसंदीदा वकील करने का भी अधिकार है, ये भी उसमें लिखा गया है। तीसरी बात यह है, यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार की बातें हमें अनुच्छेद 22 में देखने को मिलती हैं। एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 21 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 2 सिद्ध होते समय अधिकार हमारे, और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक सबको जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय में अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बाल मजदूर अथवा बंधुआ मजदूर, और अनुच्छेद 24 में है बच्चों के शोषण से मुक्ति। तो बच्चों से, ये दोनों के दो मजदूरी से संबंधित है और दोनों के दोनों बच्चों से संबंधित है। संविधान सभा ने जब इस अनुच्छेद बनाया था तो बच्चों का विशेष ध्यान रखा। तो तीसरा मौलिक अधिकार होता है शोषण से मुक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि बाल मजदूर, कोई भी बाल मजदूरी नहीं करेगा और ना ही कोई बंधुआ मजदूरी करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पिताजी नौकर थे, पिताजी के बच्चे भी नौकर हैं, फिर उनके बच्चे भी नौकर हैं, तो इस तरह से बंधुआ मजदूरी होती है। आज के समय में बंधुआ मजदूरी नहीं होगी किसी के साथ। और अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से मुक्ति। आपने देखा होगा अक्सर कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा, फैक्ट्री वगैरह में नहीं रखेगा। तो ये सब कहाँ लिखा है, ये अनुच्छेद 24 में लिखा है। ठीक। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 18 तक है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता सबके पास है। ये कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 25 में। आचरण करने की, किसी भी धर्म को मानने की और उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो सबके पास है, अनुच्छेद 25 में लिखा। अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, आप धर्म से संबंधित कार्यों का जो प्रबंध वो कर सकते हैं। ये सब कहाँ लिखा है, ये लिखा है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जो कर के रूप में राशि कलेक्ट होती है, एकत्रित होती है, उससे आप किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, समझ में आया। यानी सरकार के पास जो पैसा इकट्ठा होता है उसको किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहन में या विशेष धर्म को मतलब बढ़ाने में आप उस पैसे को नहीं खर्च कर सकते। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप किसी भी संस्थान में एक पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अब किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती यदि उसका राज्य सरकार वहन कर रही है। लेकिन यदि उस शिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा की गई है, भले ही उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठा रही हो, उसमें आप किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा के लिए बाधित कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी सरकार के द्वारा किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है तो उसमें किसी बच्चे को आप धर्म की शिक्षा देने के लिए बाधित नहीं कर सकते, ये इसमें कहा गया है। तो 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28। 25 में आचरण मतलब किसी धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की, 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की, और 27 में जो सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है कर के रूप में, उसका पैसा किसी पर्टिकुलर धर्म पर या विशेष धर्म पर बढ़ाने के लिए आप नहीं कर सकते। और उसमें कहा गया है किसी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म की शिक्षा के लिए किसी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, भले उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाती हो, उसमें बच्चे को लिए आप धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये कहा गया है 25 से 28 तक धार्मिक शिक्षा व स्वतंत्रता। इसके बाद देखते हैं 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखो 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इसी के श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों को अपने हितों का संरक्षण करने का अधिकार है। इनके हित की अगर बात करें तो ये अपनी अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम होते हैं। देखो दो प्रकार से अल्पसंख्यक होते हैं, जो भाषाई आधार पर और कुछ धार्मिक आधार पर। ठीक है, तो यानी अपने हितों का संरक्षण करने का मतलब है कि अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है, अपनी भाषा को संरक्षण करने का अधिकार है, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, इन सबको संरक्षण करने का अधिकार इनके पास है। और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है उनका प्रशासन करने के लिए उसके लिए धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान है उसके लिए धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसके बाद आता है अनुच्छेद 32। साथ साथ देख लेते हैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो खास बात यह है कि इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, संविधान की आत्मा। इसमें कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा हमारा तैयार हो जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे प्रश्न तैयार होते हैं। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, और ये 32वां था जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है। देखो ये 29 और 30, 31वां गायब है। 31वां मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। 31वां आज के समय में क्या है, एक कानूनी अधिकार है। कहाँ पर है, ये तुम्हारा 300A में। ठीक है, हमारा कानूनी अधिकार बन गया था जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। ठीक है, तो 32वें में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार हम मोटा मोटा से रिवाइज कर लेते हैं और प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले इसमें एक प्रश्न ये आता है कि संविधान का स्रोत, ये जो भाग 3 है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यानी स्रोत की अगर हम बात करें तो स्रोत ये लिया गया है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है बिल ऑफ राइट्स से। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमारा भाग 3 लिया गया है। इसका अन्य नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है। इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। स्रोत कहाँ से लिया गया है, पूछा जाता है कि संविधान में उल्लेखित भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो अन्य नाम क्या है, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, और इसका संरक्षक कौन होता है, संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मौलिक अधिकार जो हमने आज पढ़े हैं ये आपके याद हो गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं अपना। ठीक है, थैंक यू।